key are used for the identification of the plant and the animal according to similarities and dissimilarities. Similarities और dissimilarities के हिसाब से गेट बंद करो यार। यहाँ पर क्या है, कीज आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बात किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्या करेंगे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। टाइप ऑफ की दो है, यहाँ पर कपलेट पढ़ना है हमने और लीड पढ़ना है। कपलेट का मतलब क्या है, हमने ऐसी की यूज की है जिसमें हम दोनों को कंसीडर करेंगे। लीड का मतलब क्या है, एक एक्सेप्ट हो जाएगा और दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा फीचर। बस यही है, खत्म कहानी। स्टार्ट करें यार, 2-3 रह रखे हैं, वो और आ जाए तब कर लेते हैं। प्रिंस बेटा आए क्यों नहीं? मैम हेडेक हो रहा था। अच्छा हेडेक हो रहा था, फिर अब ज्यादा हो जाएगा ऐसे पड़ेगा तो। है प्रिंस? कौन? यस मैम। अब ज्यादा हो जाएगा बेटा, ऑनलाइन पढ़ेगा तो। नहीं होगा मैम। चलिए जी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब ज्यादा देर किसी का वेट होगा नहीं, मन करे तो कोई आए, ना मन करे तो कोई ना आए जी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसे कितना छोटा लिखे हैं हम? हाँ जी, बायोलॉजिकल
क्लासिफिकेशन। देखिए भाई, पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि हमारे आसपास बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पर अर्थ के ऊपर बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, और ये जो बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा इन ऑर्गेनिज्म की हमने नेमिंग करनी है। क्या करनी है? हमने नेमिंग करनी है। ठीक है जी, हमने इनकी नेमिंग करनी है। लेकिन नेमिंग अब भैया होगी कैसे? कैसे होगी नेमिंग? क्यों करेंगे? नेमिंग करने का रीजन क्या है? क्योंकि हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको नेमिंग दे रहे हैं। आ गई बात समझ में? इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़े कैसे? इसीलिए हमने यहाँ पर पढ़ा था टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर होगा यहाँ पर किंगडम, फाइलम में करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी किंगडम है, उसमें से हम फाइलम निकालेंगे। फाइलम में से भी हम क्या निकालेंगे? क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। फैमिली, ऑर्डर, सॉरी स्पीशीज, जीनस एंड स्पीशीज। अरे रुको भाई, मेरे को याद है, भूली नहीं हूं मैं। फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज बेटा, स्पीशीज। अब जो स्पीशीज हमने निकाल ली है उनकी हमने क्या कर दी है? नेमिंग कर दी है। तो ये जो हमने किया है हायरार्की में, हमने ये क्लासिफिकेशन ही किया है। क्या किया है? क्लासिफिकेशन ही किया है हमने। किनका? लिविंग, और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है। कितनी सी बात आई समझ में? ये पीछे वाले चैप्टर का था। इस वाले चैप्टर में बेसिकली हमने समझाना क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is the scientific way of classification, scientific way to arrange organism in group according to their morphological and fundamental similarities and dissimilarities. ठीक है, तो बायोलॉजिकली हमने क्लासिफाई, साइंटिफिक वे है क्लासिफाई करने का, अरेंज करने का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम क्या करें, साइंटिफिक तरीका है जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म के ग्रुपिंग बना दिए हैं, उस हिसाब से बनाए हैं जैसे उनके मॉर्फोलॉजिकल और फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई, अब अगर हम कहते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, सॉरी फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ, ओ भाई डरा रहे तुम मुझे, फादर ऑफ बायोलॉजी, हाँ जी पता है सर, हो चुकी सर, 2 क्लास हो चुकी मेरे साथ इसकी, एक चैप्टर हो चुका इसके साथ। आ जाओ मेरे साथ।
भाई इधर पढ़ ले पहले तो, सबसे पहले एक पहली बात पहले ये बता ले। पढ़ो चुपचाप से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, हमने पीछे बताया था बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है बेटा, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में से हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, डाइवर्सिटी में क्या है, बहुत सैयदा और मुस्कान बाहर खड़ा कर दूंगी, कर देती हूँ, और मैं ऐसा नहीं, मैं कर देती हूँ, मैं बता रही हूँ। तो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में क्या रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना। उन ऑर्गेनिज्म की पिछले चैप्टर में हमने नॉमेनक्लेचर करना सीखा था। तो हम नॉमेनक्लेचर क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमने पहले उनको क्लासिफाइड करना था और उसी के हिसाब से हम उनको नेमिंग भी दे रहे थे। तो हमने पिछले चैप्टर में कौन सा पढ़ा था भाई, बताना अनुज। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था उसमें, यही पढ़ाया था। पता चल गया तू कितना पढ़ के आया पहला चैप्टर घर से। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। फिर उनकी क्या कर देनी है, नेमिंग कर देनी है। अब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या बताया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक वे होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, अलग अलग छांट के रख लेते हैं, मतलब उनके ग्रुप्स बना लेते हैं, उनके फंडामेंटल या फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मॉर्फोलॉजी होती है जो हमें फीचर्स नजर आते हैं विजिबल, फंडामेंटल जो उनके बेसिक फीचर्स हैं, उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के हिसाब से हम उनको क्या कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है मनीष। चलो, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है भाई, फादर ऑफ बायोलॉजी, आकांक्षा, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। चुप हो जाओ सारे में, ये भी तो बैठे हैं बायो में, मेरे बायो के बच्चे हैं। चुप हो जाओ, 2 मिनट रुक जा भाई। हाँ, एरिस्टोटल, याद रखो कौन है, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी है थियोपेथाइटस, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है भाई, बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, कार्लस लिनस। मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स, ठीक है, हिपोक्रेट्स, याद कर लो, क्वेश्चन आए हैं इनसे। मैम फादर बोटैनी में क्या लिखा है, थियोपेथाइटस, ठीक है, लिख लो इन्हें, ड्रॉपर। हाँ, बैठ जाएगा तो तुम इन वाली क्लास में भी फायदा तो हो ही जाएगा इवेंचुअली, कहीं ना कहीं तो है। चलो चलो भाई, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ड्रॉपर्स की आज ले लेते हैं क्लास। हाँ जी, ड्रॉपर्स, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, चीटिंग करके आंसर मारूं बहुत, ये कर रही है, तो ये तो कर रही है चीटिंग। पहले भी बोला था कार्लस लिनस, तो तेरे को याद हो गया। हाँ, बस एक कार्लस लिनस ही रह गया इस दुनिया में, समझाइए उसको घर जाके, एक साइंटिस्ट को याद नहीं करते हैं, ले तेरा भाई उससे मान। चलो भाई, टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कार्लस लिनस,
ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लीनियस ने दिया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने कौन कौन से किंगडम बताया? उन्होंने कहा कि एक तो भाई प्लेंटे है और दूसरा एनिमिलिया है। वो ये नहीं बता पाए कि इसके अलावा कोई और भी है। उन्होंने बैक्टीरिया को भी, फंजाई को भी, सबको कह दिया कि जितने भी बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह सब प्लांट है और एनिमल तो एनिमल है ही। उन्होंने ये कह दिया, ठीक है। बस मानना नहीं है, क्यों मानेगी, पागल है क्या? बैक्टीरिया को भी तुम प्लांट कहोगे। फिर उसके बाद उससे भी महान एक और इंसान आए, उन्होंने कहा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दे रहा हूं भाई मैं, और उनका नाम था अब बताओ भाई, हैकेल। हैकेल, ठीक है। और हैकेल ने कितने किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो प्लेंटे कहा उन्होंने, उन्होंने कहा, क्या कहा? प्रोटिस्टा कहा और एनिमिलिया कहा। कहा कि एनिमिलिया है, ठीक है, एनिमिलिया कह दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई जो चीजें हैं ये फंजाई है और प्रोटिस्टा है ना, और मोनेरा है। तो प्रोटिस्टा तो लिया ही, उसके अलावा फंजाई और मोनेरा भी उसने अपने अंदर काउंट कर लिया, जो कि एप्लीकेबल नहीं हुआ। उसके बाद कौन सा आया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, हाँ जी, हाँ बेसिकली नहीं, दोनों दोनों नहीं, एक यूकैरियोट भी तो हो गया ना फंजाई। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, एक यूकैरियोट एक प्रोकैरियोट को भी, 2 यूकैरियोट डाले उसने, एक प्रोकैरियोट भी डाला। ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, बस तुम्हें पता है ना फीचर्स क्या है प्रोकैरियोट यूकैरियोट के। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया, कॉपलैंड ने दिया। और इन्होंने कहा कि भाई फोर किंगडम में प्लेंटी है और प्रोटिस्टा बताया और मोनेरा बताया, मोनेरा बताया और एनिमिलिया बताया कि एनिमिलिया है, ठीक है, ये इन्होंने बताया। उसके बाद ये क्या नहीं बता पाए? फंजाई को। फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर्स कर लो भैया, 500 ज्यादा नंबर के हैं ये चैप्टर्स, पता है ना इस बात का, ज्यादा नंबर के चैप्टर्स हैं ये। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या गिरा भाई? किन्होंने दिया? RH विटेकर ने। कुछ लोग यहाँ पे बराबर चीटिंग कर करके, मैंने कंफर्म किया था, तुमसे नहीं कह रही मैं। तो यहाँ पे मोनेरा, अच्छा ये 1969 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे एंड एनिमिलिया। अब भाई, अब बात ऐसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, लेकिन 6 को क्या कार्डवर्ड, लेकिन उनकी सुनी नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रोटिस्टा को 2 में डिवाइड कर दिया, कहा कि यू बैक्टीरिया है एंड आर के बैक्टीरिया है। उनको कहा चल तू भाग जा, रहने दे, बस तू चुप रहे, 5 को ही मान लेंगे हम, इतना क्लासिफिकेशन की जरूरत है नहीं। तो फिर उसको एप्लीकेबल नहीं किया गया, उसको इतनी वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब those characters which are used to classifying organisms are followed। वो यहाँ पर हैं आपके फीचर्स। पहला फीचर है, क्या है पहला? ये भगवान, मैं तो मार करके इतनी मोटाई देख के वो जाती हूँ। हाँ जी, पहला क्या है? सेल स्ट्रक्चर। पहला क्या है? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अलावा
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा क्या है बच्चों? फाइलोजेनेटिक, सैयदा बताना जरा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है, थोड़ा बता भी दो हमें जरा, चीटिंग कर करके अपना काम चलाए जा रहे हैं, बताना जरा फाइलोजेनेटिक। नहीं वो ही बताएगी, तूने तुझे तो पता है, बताओ। नहीं पता? और कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताओ जरा मनीष। अरे मनीष, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, एक्सप्लेन करो। फाइलोजेनेटिक, अच्छा ऐसा अपोजिट बताता रहेगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आर आल्सो नोन एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या फिर उसको अगर हम कहें तो ये एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप होता है। जो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप का मतलब है मनीष क्या, कि जीन्स के बीच में, जो एंसेस्टर्स के जीन हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके के जीन्स हैं, तो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप लिख सकती हूँ मैं। फटाफट से लिख लो। अब इसके आगे बाद में बताऊंगी, पहले जल्दी से लिखो सारा। और क्या, नहीं मन लिखने का? फटाफट लिखो। ऊपर तूने तो फोटो ही लेनी है, तू नहीं मानेगा। लिख लो, सही बात है, ज्यादा सियानी है। ऊपर क्या है? तू रहने दे भाई, रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। तुम फोटो लो भाई, जो लिख पा रहा है वो ठीक है। जो यहाँ पे रह रहे थे वो लिख रहे हैं। चले अब हमने एक टेबल बनानी है समझने के लिए। तो कितने जो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे, कितने में क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटे,
एंड एनिमिलिया। ठीक है जी। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसके लिए हमने एक टेबल पढ़नी है। हमने फीचर यहाँ पर सेल टाइप रखना है, कौन से टाइप का है। दूसरा हमने रखना है सेल वॉल। तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो टेबल नहीं मिल सकती, टेबल में लिख लेते हैं हम। हुआ नहीं कुछ अरेंज, मेरे को लगा हो जाएगा। चलो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रखने हैं। ये मोनेरा है, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई है, फिर प्लांटे है, फिर एनिमिलिया है। ठीक है, तो ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इनके बीच में। थोड़ी टेढ़ी होगी लेकिन हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखो भाई, यहाँ पे जो हमने समझना है, प्रोटिस्टा कौन सा सेल का टाइप है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। और ये यूकैरियोट्स हैं। दीपिका, आपको पता है यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ठीक है, अभी मेरे को दीपिका बताएगी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। बेटा बताओ, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सिर्फ एक डिफरेंस बताओ। ओके, वेल डिफाइंड से हम क्या समझे, आप क्या समझाना चाहती हैं हमें वेल डिफाइंड से? मीन्स यू वांट टू से दैट न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, यही है ना? तो सही बोला इन्होंने, क्या बोला इन्होंने भाई? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं सेल के अंदर ये आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में जो आपका जेनेटिक मटेरियल है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये आपके कुछ राइबोसोम्स वगैरह यहाँ पर होंगे। ठीक है, और ये 3 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जबकि अगर मैं अपनी बॉडी का सेल बनाऊँ तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका क्या है, गोल्गी है। ये आपका गोल्गी है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं। तो न्यूक्लियर membrane is absent for genetic material और यहाँ पर present है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं। और यहाँ पर कैसी हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड हैं। कैसी हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑर्गेनेल है ना मेम्ब्रेन बाउंड सारी की सारी।
तो पढ़ रहा है ऐसे ही अपनी जुल्फों को संभाल रहा है। नेक्स्ट जी, अब सेल टाइप का मतलब सॉरी सेल वॉल मतलब यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। बुक में क्या लिखा देखो, एब्सेंट लिखी है ना, क्या प्रेजेंट लिखी है? तो इसका केस क्या है, प्रेजेंट होने का केस क्या है, मैं आपको बताती हूँ क्यों लिखा है आपकी बुक में पेप्टिडोग्लाइकन। जो आपकी ये बॉल बनाई है ना मैंने, ये ग्लाइकोकैलिक्स होती है। क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होती है। सेल बायोलॉजी चैप्टर पढ़ा है, उसमें मैंने बताया आपको, जो कि कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर होती है ना। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये मॉडिफाइड होता है। कैसा होता है? मॉडिफाइड शुगर होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई रहती है। किसकी बनी हुई रहती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। म्यूकोपॉलीसेकेराइड याद आया तेरे को? पढ़ाया था ना मॉलिसेकेराइड। तो ये कौन सा है? मॉडिफाइड शुगर है। कौन सा शुगर है? मॉडिफाइड शुगर है। तो बेसिकली ये किसकी बनी है? अच्छा, मॉडिफाइड शुगर को क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। ग्लाइकन मतलब शुगर, ठीक है। मॉडिफाइड शुगर पेप्टिडोग्लाइकन प्लस अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या लिख दूं बेटा मैं क्रिश? पॉलीसेकेराइड लिख दूं? हाँ जी लिख दूं ना पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब मॉडिफाइड शुगर है ना, प्लस अमाइनो एसिड की बनी हुई रहती है। यहाँ पर किसकी है? एक मिनट, अब पढ़ क्या रहे हैं? प्रोटिस्टा है ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है सेल वॉल, प्रेजेंट रहती है इसके अंदर भी, फंजाई के अंदर भी प्रेजेंट रहती है, प्लांट के अंदर भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जब थ्योरी पढ़ते हैं सेल थ्योरी, तो उसमें यही बताया जाता है कि जितने भी प्लांट होंगे, जब सिचुआन स्केलेटन ने क्लासिफाई किया था तो ये कहा था कि भाई जो सिचुआन बता रहा है कि ये होती है प्लांट में सेल वॉल होती है, वो एनिमल के अंदर एब्सेंट रहती है। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो है, सॉरी प्लांट सेल जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और जो एनिमल सेल है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो सेल वॉल के पास, सॉरी प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन, दो हो गई। एनिमल के पास सिर्फ एक है। कौन सी है वो? सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट है ना सेल वॉल, यहाँ पर एब्सेंट हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट होगी क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यूकैरियोट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर प्रेजेंट होगी लेकिन काइटिन की बनी हुई होगी। किसकी होगी? काइटिन की बनी हुई होगी। यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी लेकिन सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी। यहाँ पर कंपोजिशन नहीं लिखनी है, ठीक है जी। सैयदा, समझ आया? मुझे तुम्हारा नाम लेना ही अच्छा लगता है। सैयदा जी, नेक्स्ट पर पहुंचते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा? टिश्यू लेवल है, सेल लेवल है, कौन सा लेवल है? तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि मोनेरा जो है बैक्टीरिया है, तो वो यूनिसेल्युलर है, तो सेल्युलर लेवल हो गया। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है तो सेल्युलर लेवल हो गया। फंजाई क्या है? वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। कैसा होता है? मल्टी सेल्युलर होता है, ठीक है। उसके बाद फंजाई में तो टिश्यू, सॉरी प्लांट में तो टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू होते हैं और ऑर्गन भी बनते हैं। और एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। डाउट है कोई? नहीं ना?
चलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भाई, मोनेरा ये बैक्टीरिया हमारा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, क्या नाम है, प्रोटिस्टा हमारा कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है। कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है। पंजाय हमारा हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। और क्या नाम है हमारा, प्लांटे ऑटोट्रॉफिक है। कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। और एनिमल हमारा हेट्रोट्रॉफिक है। याद हो जाएगा। खोजा, पहले खोजा, ख्यालों में खोजा, फिर जब वापस थोड़ा ध्यान आए तो वापस आ जाइए। और फिर मैं बता दूँ कि मैं यहाँ से चला गया था कहीं, और मेरे को यहाँ से बता दो। बताओ कहाँ से बताना है अनुज, कहाँ से बताऊँ बेटा? है जी, मैं बहुत बदतमीज हूँ इस मामले में। बता चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन बता सबकी। पहला क्या है, पहला क्या है? मोनेरा, अच्छा। एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, क्यों एब्सेंट है? सक्षम क्यों आया भाई? इतनी दया क्यों कर दी सक्षम हमारे पे? आप कैसे आ गए बेटा? मैम लिंक ही नहीं भेजा, तो मैम ने अभी भेजा है। मैम ने अभी भेजा है, बताओ। पंजाई की बता, क्या है उसमें कंपोजिशन में? कंपोजिशन तो बता दे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं बताना है, सॉरी, सेल वॉल में आएगा ये। बोला क्यों नहीं फिर तब से? अब कह रही मैं तभी तो यहाँ पर काइटिन और यहाँ पर सेल्यूलोज। एक बात बता, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ है। हर बार जब भी मैं टेबल बनाती हूँ मेरे साथ यही होता है। चलो, बट आपको आ गया ना समझ में? प्रोकैरियोट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? Autotrophic are those organisms which make their food from on are of two types. कौन कौन से? Photosynthetic autotroph and chemosynthetic autotroph. जो सनलाइट से बनाते हैं, जो सनलाइट से बनाते हैं फूड, ठीक है, और ये केमिकल से। ठीक है, हाँ जी। अब उसके बाद जितना मैं, पता है जब भी मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं जब भी यहाँ इस इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को जब भी ये कहती हूँ बच्चों कि कल नया चैप्टर शुरू होने वाला, उतने बच्चे ज्यादा एब्सेंट हो जाते हैं। फिर ऐसा इस इंस्टीट्यूट वाले बच्चों के साथ पता नहीं कुछ हो जाता है उन्हें यहाँ से। आईफोन वाला बच्चा है भाई, दिला दे तेरे को तेरे घर वालों ने आईफोन। कुछ लोगों को तो फोन ही नहीं मिले, जो आईफोन मिला हुआ क्यों मैं, जितनी जल्दी फोन उतनी जल्दी खराब हो जाओगे। ध्यान रखना, जब मांग के चीजें मिलती हैं तो हमें करना आता है कि भाई हमें काम निकालना आता है, ठीक है। समय से पहले कोई चीज मिल जाए तो उसका डिसएडवांटेज बहुत होता है। तेरे कितने परसेंटेज रहे हैं तेरे बेटे 10th में? 18, 80। द्रोणाचार्य स्कूल बताया ना तूने तो? ये कहाँ है? अच्छा, और तेरा है? सेम सेम ही तो है स्कूल।
पहले तो इसी में ही था ना, ट्रांसक्रिप्शन में ही तो। अच्छा कोई नहीं, सही हूँ, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। चल तो अच्छा है पढ़ाई में वैसे, पढ़ लेगा तो पास हो जाएगा। जो इंस्टा चला लिया इस आईफोन में तो तेरा तो दंदनकार वैसे ही हो गया, फिर रील ही देखियो बैठ के, फिर तू भी रील बनाने वाला बन जाएगा। इन्फ्लुएंसर बनोगे फिर तुम सारे। नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर है? अच्छा फिर ठीक है, चलो भाई जोक सब पार्ट, बहुत सारा मजाक हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताना था कि अब हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ है ना बेटा, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ बताओ जरा कितने टाइप के हैं? 10th में पढ़ा है ये लाइफ प्रोसेस में हेट्रोट्रॉफ? सैयदा नहीं, इतना लंबा हाथ करके अभी लाइफ। हाँ जी, 3 टाइप, कौन से टाइप बचे? अच्छा बताना जरा, सुने हैं क्या, यही होंगे क्या? बोलूं मैं? हाँ, होलोजोइक सुना है, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, तो होलोजोइक भी होता है, और होलोजोइक ह्यूमन में होता है, समझे? तो पहला है सेप्रोफाइटिक, लिखो सेप्रोफाइटिक। फिर क्रिश, इतना बोर होने की जरूरत नहीं है, पैरासाइटिक। फिर होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक डेड डिके पे डिपेंड करता है, डेड और डिके से अपना फूड लेता है। पैरासाइटिक होस्ट बॉडी, ठीक है। और होलोजोइक में इंजेशन 5 प्रोसेस से होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्ब, तुम ही बोल लो, ठीक है बोलो, बोलो बेटा बोलो, बहुत अच्छी बात है सैयदा। एब्जॉर्प्शन, फिर बेटा आगे एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, इजेशन, इजेशन मतलब एक्सक्रीशन, ओके। तो ये हमारा खाने का प्रोसेस है, डाइजेस्ट करने के, इसके बाद एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, एसिमिलेशन हो गया हमारे हर एक सेल में, और उसके बाद एक्सक्रीट हो गया हमारी बॉडी से, ओके क्लियर है? अब वायरस की बात कर लेते हैं, वायरस की। वायरसेस आर नोट टेकिंग इन द क्लासिफिकेशन में, उन्हें नहीं लिया गया था। तो वायरस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू एनी किंगडम, उन्हें कोई भी किंगडम नहीं मिला। इसके पीछे का रीजन मुझे कोई बताएगा? क्योंकि उनकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, जस्ट बिकॉज वायरस डू नॉट हैव any living and non living characters। इसका मतलब ये नहीं है कि they just because virus do not have any kind of, they are not just basically वो ये नहीं उनकी बॉडी जो है जी, वो किसी भी उसमें आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाया उन लोगों को, क्योंकि ना तो जब वो ह्यूमन बॉडी में, मतलब जिस भी बॉडी में जाता है तो वो लिविंग बन जाता है, इन्वायरमेंट में रहता है तो डेड, तो किसी भी क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं कर पाया था। ये भी लिख सकते हैं, जस्ट बिकॉज viruses are not fulfill any criteria of classification, किसी भी क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं कर पाया था क्लासिफिकेशन की। ये भी लिख सकते हैं, दो चीजें।
आ गया समझ में? बायो का सिलेबस आई थिंक बहुत तेजी से चल रहा है 11th वालों का। केमिस्ट्री फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए? केमिस्ट्री में 3 हो गए। अरे सच सच नमन, इंस्टीट्यूट की बात करो। दोनों में 2-2 हुए हैं। सेकंड चल रहा है। बायो में कौन सा चल रहा है? फिफ्थ। बेटा फिफ्थ। मुझे क्या पता। सेल के हमारे 3 हो गए हैं, सेल वाले तीनों चैप्टर्स हो गए हैं। इस यूनिट का 1 हो गया है, अब हमारा दूसरा चल रहा है। तो टोटल 5 चैप्टर्स वी हैव डन इन दिस सेशन। तो हमारा सबसे आगे सिलेबस चल रहा है, लेकिन मैं अगर इतना ही आगे हूँ तो मैं उतना ही पीछे जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी तुम लोगों को कहा कि मुझे वापस से तुम लोगों को वही चैप्टर करवाने हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब बच्चे आ जाएंगे अगस्त के लास्ट तक, तो फिर उसके बाद और एडमिशन तो होंगे नहीं आई थिंक। फिर उसके बाद मेरे को दोबारा सितंबर में रिपीट करवाना पड़ेगा तुम्हारा सिलेबस। तो मैं फिर उनके बराबर आ जाऊँगी, क्योंकि मैं 3 चैप्टर आगे बढ़ी तो मुझे 3 चैप्टर पीछे जाना पड़ेगा, है ना? और पढ़ना भी है। क्यों क्रिश? क्योंकि स्कूल में हो जाएगा, स्कूल वाले फिर डिमांड करेंगे और फिर तुम मुझसे डिमांड करोगे कि मैम करवाओ, पेपर में आ रहा है। चलो देखो भाई, ऑल्दो जितने भी यूकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, ऑल प्रोकैरियोट्स आर ग्रुप्ड इनटू, किसमें ग्रुप किया गया? इनटू मोनेरा में, इनटू मोनेरा, स्पेलिंग गलत है, सबको मोनेरा में रखा गया। एंड ऑल यूनिसेल्युलर eukaryotes are brought into protista। उनको किस में ले लिया गया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, अब हमने जितना भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस जो थे हमारे, कौन कौन से थे? मोर्फोलॉजिकल थे, फंडामेंटल थे एंड फाइलोजेनेटिकल थे। ठीक है, इन्हीं बेसिस पे हमने पढ़ा है, आगे भी हम इन्हीं बेस पे पढ़ेंगे। अगर मैं अपना मोनेरा स्टार्ट तो नहीं करूँगी, मेरे को पता है कंप्लीट तो होना नहीं है। मोनेरा में, मोनेरा इज द ओनली, ये लिखना भी नहीं, इज द ओनली सोल मेंबर। ये एक अकेला मेंबर है जिसको अकेले को ही लिया गया है इसके अंदर, एक अकेला सोल मेंबर ऑफ द किंगडम। बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया भी लिखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, अगर मैं उनकी बात करूं, मुझे अगर पढ़ाना हो तो मैं उनके बारे में क्या क्या बताऊंगी? बताओ क्या क्या बताऊंगी? कैरेक्टर्स बताऊंगी सबसे पहले, तो क्या क्या कैरेक्टर्स है। उसके बाद उनके क्या बताऊंगी बेटा? हैबिटेट, वो कहाँ पर मिलते हैं, हैबिटेट बताऊंगी। हैबिटेट के बाद क्या है भाई? रिप्रोडक्शन बताऊंगी। रिप्रोडक्शन के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताऊंगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताऊंगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद बेटा टाइप बताऊंगी, टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर हम मोनेरा को पढ़ते हैं, तो मोनेरा जो है हमारा, मोनेरा जो है हमारा आपको विंड में भी मिल जाएगा, ठीक है, और हॉट में भी मिल जाएगा और कोल्ड में भी मिल जाएगा। इसके अलावा वो एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन में भी मिल जाएंगे, एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन।
एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन कौन सी है अनुज? बताओ। हाँ, तो देखो ये सी का जो सॉल्ट की अमाउंट होती है बहुत हाई मिलती है। ये आपको वॉल्केनिक इरप्शन वाले एरिया में मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको पोलर आइस रीजन में भी मिल जाएंगे। तो कहाँ कहाँ पर? सी में मिल जाएंगे, पोलर आइस रीजन में भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा कहाँ पर, क्या बताया था अभी? वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन वाले एरिया में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हर जगह मिल गए। शेप की बात करें, अच्छा सॉरी एक रह गया, शेप बताना था, कैरेक्टर की जगह शेप करो इसे। मैं सोच रही थी मैंने गलत लिखा है, शेप, शेप एंड स्ट्रक्चर। तो बेटा शेप एंड स्ट्रक्चर आपको पता है 4 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब ये जर्नली बता रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूँ। फोटो ले लो फटाफट से जहाँ से भी रह रही है। सक्षम बेटा क्लास में नहीं आया ना, बहुत सारा रह गया, देख ले अब तू। मैम लिंक ही लेट भेजा मैम ने। बेटा कहा था ना आ जाना, आए क्यों नहीं हो? जब भी मैं ये कहती हूँ ना सक्षम, ये क्लास का रूल बन गया कि बेटा आना है, इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि भाई जैसे नया चैप्टर शुरू हो रहा है, फिर तुम लोग गायब हो जाते हो, फिर तुम लोगों को पूरा चैप्टर नहीं समझ में आता, जबकि तुम्हें ये पता है मैथ्स तुम लोग पढ़ चुके हो कि बहुत ज़रूरी है। पहली जो शुरुआत में चीज़ समझाई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद तो नहीं आएगा समझ में। जाओ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन। हाँ जी, सक्षम और प्रिंस ऑनलाइन, ठीक है बेटा लीव कर दो, अटेंडेंस ले रही हूँ मैं, है ना।